Students, after completing the bacterial cell structure, we are proceeding toward the eukaryotic cell. और यूकैरियोटिक सेल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले सेल इन्वेलप को देखेंगे. सेल इन्वेलप के बाद में हम अंदर जाएंगे और दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. आपको याद होगा सेल इन्वेलप में हमने 3 तरीके की स्ट्रक्चर देखी थी, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और यदि कोई तीसरी लेयर प्रेजेंट है तो वो भी सेल इन्वेलप के केस में इन्वॉल्व हो जाएगी. तो हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. आफ्टर सेल मेम्ब्रेन विल मूव ऑन टू द cell wall, and after cell wall glycocalyx is the layer that is present around the cell membrane in the human cells, or in animal cells. तो उस structure को देखने के बाद we will move further on to the protoplasm, cytoplasm and everything. So here we are starting the first structure of eukaryotic cell, that is the cell membrane or the plasma membrane. Many of the names has been given to the cell membrane, plasma membrane, biomembrane, biological membrane. So many names, alternative names are being used for the cell membrane. So here we are starting with the cell membrane. So my dear child, membrane का मतलब होता है limiting boundary. ये ध्यान रखना है आप लोगों को. शुरुआत कर रहा हूँ, very fundamental point I am just studying here, discussing here. The membrane means what? A kind of limiting structure, a kind of limiting boundary. The limiting boundary means to say this boundary or this structure is known for the purpose of limitation of the boundary, are going to make a kind of partition between the external environment and the internal environment. एक तरीके की boundary है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लियर करने का काम करती है, अलग करने का काम करती है, सेपरेट रखने का काम करती है. तो हियर इन केस ऑफ सेल व्हाट इज दैट इंटरनल इन्वायरमेंट? द साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? आउटसाइड ऑफ द सेल. सो द लिमिटिंग मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू सेपरेट द सेल फ्रॉम द और साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. दैट इज व्हाट. एक खास बात है कि दिस मेम्ब्रेन प्रेजेंट यूनिफॉर्मली वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, whether it is animal cell or the plant cell. जैसे हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं. यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देयर ऑल्सो एंड इट इज प्रेजेंट देयर इन द एनिमल सेल ऑल्सो. तो दिस इज व्हाट अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देयर इन ऑल द सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, चाहे ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. इन केस ऑफ प्लांट सेल दिस इज एक्सटर्नली कवर्ड विद एन स्ट्रक्चर दैट इज सेल वॉल. बाहर से इसमें एक और मेम्ब्रेन होगी दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Cell wall cell membrane is a limiting membrane which surrounds the cytoplasm. Just now we discussed it separates the cellular environment from the external environment. अंदर के environment को बाहर से separate करने का काम करता है. The point you have to understand, the ultra thin structure, very delicate, very flexible, dynamic, selectively permeable. हर एक वर्ड का अपना मतलब है. अल्ट्रा थिन बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है. अपन अभी इसका साइज देखेंगे, 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास डायमीटर होता है. दिस इज फ्लैक्सीबल, मूवेबल, डायनामिक, मूवेबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. दिस इज गोइंग टू मेक आउट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सिलेक्टेड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल आर इनटू द सेल. सेल से किसी यूजफुल मॉलिक्यूल का, वेस्ट मॉलिक्यूल का बाहर निकाला जाना और सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का अंदर लेना इज बीइंग परमिटेड बाय द सेल ओनली, by the cell membrane only. So this is what the selectively permeable. Selectively permeable का मतलब ये होता है कि this is going to permit out the particular type of entry or entry of particular type of molecule which is required, not all the molecules. Okay, moving on to the next point, it regulates the exchange of molecule and ions in and from the cell. ये सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जाने वाले आयंस और मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, क्योंकि अब ये एक बाउंड्री है, एक तरीके का दरवाजा है. This is the door which is going to permit the entry and exit of all the host and all the guest. Are you getting my point? ये वो स्ट्रक्चर है जिसके कारण घर के अंदर से निकल के मटेरियल्स बाहर जाएगा और बाहर से मटेरियल अंदर आएगा. तो घर के अंदर से जो भी सेलुलर प्रोडक्ट होंगे, सिंथेसाइज होंगे, वो निकल के बाहर जाएंगे थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ओनली. सो दिस इज द मीडियम ऑफ exchange also. Whatever the materials are required for the cell survival and cell metabolism, that also being taken in by this structure only. So this is what, ये बाहर से मटेरियल को अंदर भी लेगी और सेल के मटेरियल को, सेल के प्रोडक्ट को, सेल के वेस्ट मटेरियल को निकाल के बाहर करना. जैसे सेल इज गोइंग टू सिंथेसाइज सम ऑफ द मटेरियल, सीक्रेशंस बना रही हैं. ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ सेल. तो ग्लैंड्स ने कुछ एंजाइम्स बनाए, कुछ जूसेस बनाए. दोज एंजाइम्स आर जूसेस रिक्वायर्ड into the external environment of the cell, so that materials has to be released outside by the mean of cell membrane only. तो एक तरीके से exchange medium का काम
प्रोटेक्शन का काम, बाउंड्री बनाने का काम, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है? सेल मेम्ब्रेन का. तो सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डायनामिक, ultra thin living structure, we can say this is a living structure. Okay, in animal cell normally it is the outermost covering, but अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि in animal cell it is outermost covering, but in some of the animal an additional layer is also present around the cell membrane. Normally plant cell में क्या होता है? Cell membrane is externally guarded with the cell wall, but here in case of animal cell what happen? The cell membrane is generally the outermost layer, but in some of the animal cell the cell membrane is having an additional layer. That additional layer is called as glycocalyx. Is it clear? Glycocalyx are cell coat. So in animal cell the outermost covering it is, but sometime it may have an additional covering outside, that is called as glycocalyx or the cell coat. कुछ अल्टरनेटिव नेम शुरुआत से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन, नथिंग स्पेशल ईयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज मेड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट. The term cell membrane was first time used by the Naegeli and Kramer in 1855. The first time term cell membrane was used by Naegeli and Kramer. Naegeli and Kramer in 1855. The plasma lemma word was used by J.Q. Plehove in 1931. So 1855 में cell membrane word का use किया था Kramer और Naegeli ने in 1855, while the J.Q. Plehove has used the word plasma lemma for the first time in 1931. Okay, moving on, some more points about the plasma membrane structure. So now it's time to discuss the structure of plasma membrane. So first of all we are just going to start with the ultrastructure. और इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद हम बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, वो सारे मॉडल्स यहाँ पे देखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राई पार्टाइट स्ट्रक्चर, और वी कैन से इट इज़ अ ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर. Trilaminar structure, trilaminar structure, tripartite structure. Tri means 3, partite means part, trilaminar 3 lamella. तो 3 प्रकार के पार्ट से 3 लेयर से बनी होती है. दिस इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज देयर. The diameter of the plasma membrane, the size of plasma membrane is 75 angstrom. Chemically this is made of lipoprotein. Lipoprotein membrane इसीलिए कहा भी जाता है. Lipoprotein means lipid plus protein, so it is made of lipid and protein, and lipid is basically phospholipid. Okay, so tripartite 3 लेयर से बनी हुई, ट्राइलैमिनर 3 लेयर से बनी हुई. इसकी थिकनेस क्या होगी? 75 एंगस्ट्रॉम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है. ट्राई लैमिनर है, 3 लेयर्ड है. तो वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटीन लेयर होती है, दैट इज़ अ डेंस लेयर. बीच में फास्फोलिपिड की लेयर होगी, और अंदर की तरफ फिर से एक डेंस प्रोटीन लेयर होगी. सो आउटर मोस्ट लेयर इज डेंस लेयर, दैट इज मेड ऑफ द प्रोटीन. मिडिल लेयर इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड, and inner layer once again the dense layer made of protein. So outermost dense layer is measured around about 20 angstrom. Middle layer is measured up to 35 angstrom, and inner dense layer is measured up to 20 angstrom. तो सबसे बाहर की लेयर प्रोटीन की बनी होगी 20 एंगस्ट्रॉम की, बीच की लेयर फास्फोलिपिड की बनी होगी 35 एंगस्ट्रॉम की, और सबसे अंदर की लेयर प्रोटीन्स की बनी होगी वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम की. तो ये क्लियर हो गया अपने को. 3 कंपोनेंट थे, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन. तो प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम प्लस lipid 35 angstrom, once again protein 20 angstrom. So 20 plus 35 plus 20, this is going to make the 75 angstrom. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 75 angstrom थिकनेस होगी. लिपिड का अरेंजमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है. लिपिड के जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो सेंटर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, और हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं जो पेरिफेरल एंड पे. मतलब यहाँ पे मिलने वाले जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर द पोलर मॉलिक्यूल्स. दे आर हैविंग 2 डिफरेंट एंड, हाइड्रोफिलिक and hydrophobic end. Hydrophilic means the end which are going to attract the water, which are going to attract it toward the water, and hydrophobic which are going to repel the water. तो जो रिपेलिंग करने वाले एंड है वो डेफिनेटली अंदर की तरफ जाएंगे, सेंटर रीजन में जाएंगे, और दूसरे जो हाइड्रोफिलिक एंड होंगे वो पेरिफेरल लेयर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ पॉइंटेड होंगे. तो प्रोटीन्स की तरफ पॉइंटेड होंगे, और हाइड्रोफोबिक एंड सेंटर की तरफ पॉइंटेड होंगे. लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन. फास्फोलिपिड और प्रोटीन के साथ साथ ये भी देखा गया कि दिस इज हैविंग सम cholesterol molecules also present, some traces of carbohydrate is also present, that will discuss in detail when we'll discuss the chemical composition of cell membrane. तो यहाँ पे सभी कुछ है, फास्फोलिपिड भी है, कुछ हद तक
कार्बोहाइड्रेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है कि दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, द सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग सम ऑफ द स्मॉल अपर्चर, सम ऑफ द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, दैट पोर्स आर मेजर्ड अराउंड 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स बने थे, कुछ छोटे छोटे पोर्स दिखाई दिए, ऑब्जर्व हुए, दिस पोर्स आर मेजर्ड अप टू 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, 7 से 10 एंगस्ट्रॉम के पोर्स थे। इन पोर्स का यूज होता था मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने में। इफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन और मूविंग आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो दे आर मूविंग इन एंड आउट फ्रॉम दीज मेम्ब्रेन्स आल्सो, और ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू दीज पोर्स ओनली द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, द मटेरियल विच कैन सरपास थ्रू दीज पोर्स कैन ओनली मूव इन एंड आउट टू द सेल मेम्ब्रेन, अदरवाइज कैन नॉट। तो ये समझ में आया, कुछ पोर्स होते हैं 7 से 10 एंगस्ट्रॉम के, दोज पोर्स आर वर्किंग फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ द मटेरियल। और ध्यान रखें, इन्हीं पोर्स को चैनल्स बोला जाता है, चैनल से प्रोटीन्स भी निकलते हैं, तो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज चैनल्स। और सेल मेम्ब्रेन में दिस इज रिपोर्टेड 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स आर देयर, वन इज कॉल्ड एज लीकी चैनल एंड वन इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल। लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, लगातार इससे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चलता रहता है, और वोल्टेज गेटेड चैनल कुछ पर्टिकुलर टाइप पे, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस के प्रेजेंट होने पे, उनकी ग्रेडियंट्स के कारण वो एक्टिवेट होते हैं। लाइक दैट कैल्शियम आयन के प्रेजेंस पे होगा तो वो कहलाएगा कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम आयन की प्रेजेंस के कारण खुलेगा तो कहलाएगा पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम आयन की प्रेजेंस के कारण खुलेगा तो वो सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल कहलाएगा। नॉर्मली यू मस्ट अंडरस्टैंड द लीकी चैनल आर द मीन ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, while the voltage gated channels are the mean of active transport. So this is what the channels. अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल डायग्राम, द आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन, इनर लेयर ऑफ द प्रोटीन, द आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन इज मेजर्ड अप टू 20 एंगस्ट्रॉम, द इनर लेयर ऑफ प्रोटीन इज मेजर्ड अप टू 20 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच में फास्फोलिपिड की लेयर होती है, दैट इज ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम। तो 20 + 35 + 20 दैट विल लीड्स टू द 75 एंगस्ट्रॉम। बाहर की तरफ होगा कौन सा, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द फास्फोलिपिड, और अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ क्या होगा, हाइड्रोफोबिक एंड होगा। हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट मेजर्स अराउंड 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, और इन पोर्स को अपन कहते हैं आयन चैनल। दीज आर वर्किंग फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर से बाहर की तरफ निकालना और बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने के लिए चैनल्स होते हैं। तो दीज मेजर्स अराउंड 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज व्हाट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने देखा 75 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, प्रोटीन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और बीचों बीच फास्फोलिपिड होगा, 75 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होगा। लिपिड का अरेंजमेंट हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ, और 7 से 10 एंगस्ट्रॉम के कुछ पोर्स होते हैं, दोज पोर्स आर वर्किंग फॉर द exchanging of the molecules. Okay, so this is clear to you all about the ultra structure of plasma membrane. As I already told you कि after ultra structure of the plasma membrane we'll see the different structural model proposed time to time to explain the plasma membrane structure or cell membrane structure. So let us see the models for the plasma membrane structure. The first model that has been presented to explain the cell membrane structure is Overton model. Overton model was presented by the Overton only in 1895. उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया Overton model. So this model was presented by Overton in 1895. This was the first model presented to explain the structure of plasma membrane. So that is what this is the oldest model of plasma membrane structure. First one is Overton model, oldest model presented by Overton in 1895. ओवरटोन ने यह बताया था कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मोनोलिपिड लेयर स्ट्रक्चर, मोनोलिपिड लेयर स्ट्रक्चर। तो इन्होंने मोनोलिपिड लेयर स्ट्रक्चर बताया, दैट इज वाई द ओवरटोन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोलिपिड लेयर मॉडल। मोनोलिपिड लेयर मॉडल का मतलब द एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। सो दिस इज वाई दिस मॉडल इज कॉल्ड एज मोनोलिपिड लेयर मॉडल। ये क्लियर, ओल्डेस्ट मॉडल presented by Overton in 1895, monolipid layer model, because it stated that the cell membrane is made of the single layer of lipid. Okay, moving on to the next model, that is Garter and Grandel model. Garter and Grandel model, once again the model name is referred on the name of those workers who has presented it.
सो गार्टर और ग्रैंडल ने इसको प्रेजेंट किया था इन 1925। सो गार्टर और ग्रैंडल ने प्रेजेंट किया इसको 1925 में, और इसको लिपिड लीफलेट मॉडल नाम दिया गया। लिपिड लीफलेट मॉडल का मतलब होता है, इन्होंने ये बताया कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ सिंगल लेयर्ड लिपिड, is not made of single lipid layer, instead it is made of the bilayer of lipid. Plasma membrane is not made of a single lipid layer, instead it is made of 2 layers of the lipid, और ये दोनों ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज्ड इनटू द बाइपोलर लेयर, तो इसलिए उसको बोला गया एक पोल ऊपर की तरफ और एक पोल नीचे की तरफ, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर लेयर ऑफ और बाई लिपिड लीफलेट मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, यहाँ से एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल इज प्रेजेंटेड बाय डैनियली एंड डेवसन इन 1935, तो इसलिए इसको डैनियली एंड डेवसन मॉडल भी कहा जाता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको पढ़ते हैं, डैनियली एंड डेवसन मॉडल और सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल इज प्रेजेंटेड बाय डैनियली एंड डेवसन इन 1935, और ये वो पहला मॉडल था जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बताया कि दिस मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन, मीन्स दिस मेम्ब्रेन इज not only consist of or not only made of lipid, instead it is made of lipid and protein, both the structures are present here, lipid and protein are present there in the plasma membrane. This was the first model. इन्होंने ये बताया कि the phospholipid layers are found to be sandwiched in between the protein layers. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि two slices of the breads are there and in between the two slices some materials are being fixed. तो उनका ये मानना था कि ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं, द अपर स्लाइस एंड लोअर स्लाइस आर मेड ऑफ द प्रोटीन इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पूरी तरीके से सैंडविच के जैसी दिखाई देती हैं। सो द अपर स्लाइस ऑफ द ब्रेड एंड द लोअर स्लाइस ऑफ द ब्रेड आर मेड ऑफ इंटरनल लेयर एंड आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन, इनर लेयर एंड आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन, और उनका मेजरमेंट वही 20 एंगस्ट्रॉम आउटर लेयर एंड 20 एंगस्ट्रॉम इनर लेयर, और इनके बीच में जो भी मटेरियल भरा होता है सैंडविच में, दैट मटेरियल इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड. सो दिस इज व्हाट दे स्टेटेड. In plasma membrane, in cell membrane, the phospholipid is sandwiched in between the protein layers. Okay, are you getting my point? The phospholipid layer is sandwiched in between the protein bilayer. This is what the sandwich model, sandwich के जैसा होता है, इसीलिए इसको sandwich model कहा गया. इन्होंने ये बताया phospholipid is a polar molecule. polar molecule का मतलब phospholipid में दो पोल्स होते हैं, एक पोल होगा हेड, दूसरा पोल कहलाएगा टेल. हेड आपका होता है हाइड्रोफिलिक, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी. सो दिस इज व्हाट मीन्स व्हाट अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, मीन्स द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल शोज पोलैरिटी इन केस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. सो इसमें दो स्ट्रक्चर बनती हैं, हेड एंड द टेल. हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर while tail is hydrophobic in nature. Means singly the phospholipid is itself having both the natures, hydrophobic nature and hydrophilic nature. phospholipid में दोनों नेचर हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी हैं. ऐसी कंडीशन में फास्फोलिपिड को हम क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल. एम्फीपैथिक, एम्फी मीन्स बोथ. तो व्हेन a molecule is showing both the natures, dual nature regarding the polarity, दो तरीके के पोल्स और dual nature शो कर रहा हो, attraction and repulsion, that time this is called as amphipathic molecule. So phospholipid is attracting the water also and repelling the water also, that is why this is called as what, amphipathic. तो ये क्लियर हो गया, फास्फोलिपिड पोलर मॉलिक्यूल है, दो पोल्स हैं, हेड और टेल होगा, हेड हाइड्रोफिलिक होगा और टेल हाइड्रोफोबिक होगी, और सेम उसी तरीके से हाइड्रोफोबिक एंड सेंटर में जाएगा और हाइड्रोफिलिक एंड पेरिफेरल रीजन पे जाएगा. हाइड्रोफोबिक एंड पेरिफेरल रीजन में कि सेंट्रल में, हाइड्रोफोबिक एंड सेंट्रल रीजन में, और हाइड्रोफिलिक हेड पेरिफेरल रीजन में जाएगा. मींस प्रोटीन की तरफ पॉइंटेड होगा हाइड्रोफिलिक हेड एंड टेल विल बी पॉइंटेड टुवर्ड द सेंट्रल रीजन. दे आर पॉइंटेड टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने पड़ी हुई होंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द मॉडल. द मॉडल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अब ये देखिए आप यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू द मॉडल द फास्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच्ड इन बिटवीन द प्रोटीन बाई लेयर. तो सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन की लेयर हो जाएगी, सबसे अंदर की तरफ प्रोटीन की लेयर हो जाएगी. और मेजरमेंट क्या होगा, द आउटर प्रोटीन लेयर इज मेजर्ड अप टू 20 एंगस्ट्रॉम, इनर प्रोटीन लेयर इज मेजर्ड अप टू 20 एंगस्ट्रॉम. इन दोनों के बीच में फास्फोलिपिड की लेयर होगी, मतलब
L1 L2 फास्फोलिपिड की लेयर होगी जिसका डायमीटर क्या होगा 35 एंगस्ट्रॉम. So 20 plus 35 plus 20, so once again the diameter of the plasma membrane is 75 angstrom. तो अरेंजमेंट पूछा जाता है इन नीट एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ फास्फोलिपिड एंड द प्रोटीन लेयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल. तो ध्यान रखना है PLLP प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. So the arrangement pattern of protein and lipid in the plasma membrane is P protein external, lipid first layer, lipid second layer. So P, L, L and P is the arrangement pattern. Diameter is 75 angstrom. So this is clear to you all about the sandwich model. Now moving on to the next model of the plasma membrane structure, that is called as Hiller and Hoffman model. Hiller and Hoffman model is called as the micellar model. Micellar model was presented in 1953 by Hiller and Hoffman model. हिलेयर और हाफमैन मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायनामिसिटी को एक्सप्लेन करता है. ये कहता है कि ड्यू टू द डायनामिक नेचर, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द phospholipid molecules may get convert in form of micellar structure and they may get convert in form of lamellar structure. इनका ये मानना था कि the phospholipid molecules is interconvertible in form of micellar and the lamellar structure. जब जरूरत पड़ती है तो वो micellar हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो lamellar हो जाते हैं. So plasma membrane, according to the model, the plasma membrane is made by the mosaic arrangement of the globular subunit called micelle. रैंडम अरेंजमेंट, मोजेक अरेंजमेंट का मतलब रैंडम अरेंजमेंट ऑफ सम ग्लोबुलर सब यूनिट कॉल्ड एज माइसेली. माय डियर चाइल्ड, माइसेली आपने पढ़ा हुआ है. माइसेली का मतलब होता है व्हेन द फैट ड्रॉपलेट्स आर फैट ग्लोब्यूल्स आर सराउंडेड एक्सटर्नली बाय द वाटर, दे आर कॉल्ड एज माइसेली. तो यहाँ वाटर का कॉन्सेप्ट है बिकॉज द हाइड्रोफिलिक एंड्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड पेरिफेरल रीजन. तो होता क्या है, द माइसेली इज एक्सटर्नली कवर्ड विद द, यहाँ पे फैट ड्रॉपलेट हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, इसके बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा. तो अब ये क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ अ ग्लोबुलर यूनिट और ये कहलाएगा माइसेली. और इसके चारों तरफ से क्या आ जाएगा, प्रोटीन लेयर हो जाएगा. तो रहेगा प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन ही, बट हियर दैट स्ट्रक्चर विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ द ग्लोबुलर यूनिट दैट इज कॉल्ड एज माइसेली. सो प्लाज्मा में, और वहीं पे मैंने जो पहले ही आपको बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर, हैंस इट कैन चेंज फ्रॉम माइसेली टू द लैमिलर फॉर्म. मतलब जब जरूरत होता है मॉलिक्यूल को मूव इन कराने के लिए, मूव आउट कराने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द नीड, इट मे चेंज फ्रॉम माइसेली टू द लैमिलर स्ट्रक्चर और फ्रॉम लैमिलर स्ट्रक्चर टू द माइसेली. तो ये क्लियर हुआ आपको, माइसेली ग्लोबुलर यूनिट है फैट ड्रॉपलेट की, तो पूरी तरीके से फास्फोलिपिड चारों तरफ वाटर से कवर हो जाता है और ग्लोबुलर यूनिट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज माइसेली एंड दैट इज एक्सटर्नली कवर्ड विद द प्रोटीन लेयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल. Dear students, the next model of the plasma membrane was presented by Robertson in 1953. That model is called as unit membrane model. तो अगला मॉडल जो प्रेजेंट किया गया था रॉबर्टसन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. इट वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्टसन इन 1953. रॉबर्टसन इज फॉलोइंग द सैंडविच मॉडल, लाइपोप्रोटीन मॉडल को फॉलो कर रहे थे. उसी तरीके से प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कह रहे थे. बट इन्होंने बताया था कि दिस इज हैविंग अ ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर, मतलब एक लेयर प्रोटीन का होगा, बीच में लिपिड का एक लेयर होगा और अंदर प्रोटीन का एक और लेयर होगा. बीच में एक लेयर लिपिड का कहने के पीछे उनका लॉजिक ये था कि द फास्फोलिपिड लेयर्स आर दैट मच क्लोजर अटैच, या इस तरीके से क्लोजली अटैच होते हैं कि दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो वहाँ पे वो 4 नहीं बल्कि 3 ही दिखाई देते. तो इस मॉडल में रॉबर्टसन के हिसाब से उन्होंने PLP कहा था, ना कि PLLP कहा था. What is the meaning of unit membrane? We must understand. इनका ये मानना था all the biomembranes present inside the cell are present in the cell are following the same structural plan. उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. जितनी भी मेम्ब्रेन होंगी, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होंगी in a living system, all the biological membrane in a living system or in a cell are having a common structural plan, that is lipoprotein nature. Outer layer is protein, middle layer is lipid, inner layer is of protein 75 angstrom. Everything is similar to the sandwich model. बस इनका ये कॉन्सेप्ट था कि every membrane is having the common structure. That is why उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया था, एक जैसी मेम्ब्रेन. इन ऑल द स्ट्रक्चर अ सिंगल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन,
all the membrane, all the biomembrane in the cell are structurally similar. They are lipoprotein, tribopartite, and everything is similar to the सैंडविच मॉडल. माय डियर चाइल्ड, एक खास बात ध्यान देने की है, द सैंडविच मॉडल एंड द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बोथ आर द सिमिलर मॉडल एंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन टू दे वर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ये दोनों मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल थे, उसके बाद भी इनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया. उसके पीछे रीजन ये था कि these models assumes the plasma membrane as the tough structure or the solid structure. Due to the solid structure, due to their assumption the plasma membrane is a solid structure, they were able to explain the structural aspect of the plasma membrane, that it is made of lipid and the protein, but they were not able to explain its functional aspects. वो ये नहीं समझा पाए how the plasma membrane maintains its flexibility, how the plasma membrane shows its dynamicity. So this is what the problem is that, और इसीलिए इस मॉडल को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया. बट once again I am saying structurally this is a wonderful model and it is showing the close similarity to the ultrastructure of the cell membrane. So sandwich model and unit membrane models are not universally accepted just because they fail to explain the functionality and dynamicity or dynamic behavior of the plasma membrane. Moving on to the next model, that is called as fluid mosaic model. Very important question my dear child for your final examination. 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model was presented by Singer and Nicholson. हर point आपको पता होना चाहिए. This model was presented by Singer and Nicholson, and this model is universally accepted model. Universally accepted model. Now also we are following this model only to explain the structure of cell membrane. Universally accepted. No exception is there in case of this structure or the model. So what is the model? What it says? Just try to understand. इस मॉडल के हिसाब से अभी तक हमने देखा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट एंड द सैंडविच कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लेनिंग दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, इज अ टफ स्ट्रक्चर, और उस कारण से दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द nature of shifting, they were not able to explain the function of the cell membrane. So plasma membrane का fluid mosaic model is actually explaining its structure as well its functional aspect also. तो functional aspect में ये बताया जाता है कि plasma membrane is a dynamic membrane. So according to the fluid mosaic model, plasma membrane is not a rigid membrane. Instead, it is a kind of quasi-fluid structure. Quasi-fluid, semi-solid structure, not a solid structure, semi-solid structure. Dynamicity is there inside in the plasma membrane structure. So according to the fluid mosaic model, the plasma membrane is a quasi-fluid structure, not tough, that is semi-solid structure, semi-liquid structure. This model explains all the properties of plasma membrane. This is why this is universally accepted. Are you getting my point? This model explains that all the properties, structure, function, exchange of molecule, everything from by this structure only, this model only. So that is why this model is universally accepted. Remember dear child, अभी तक ये बताया गया था membrane is made of protein, then sandwiched between the protein layer is the major layer and the lipid layer are sandwiched in between the protein layers. But here as per the fluid mosaic model, this is believed that the plasma membrane is mainly made of lipid, phospholipid layer, and protein layers are arranged in between the lipid layers. Are you getting my point? According to the model, ये concept ही उल्टा हो गया. According to the model, the plasma membrane is made of the bilayer of lipid or bilayer of phospholipid, and the protein layers are arranged in between these lipid layers. Are you getting my point? इस मॉडल के हिसाब से अभी तक हमने क्या देखा था, प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर होती, बट अब क्या कहा जा रहा है, द लिपिड लेयर इज द मेजर स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द plasma membrane, and the proteins are found to be embedded inside this lipid bilayer. So moving on to the next point, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि lipid is a kind of liquid layer and the protein is a kind of solid layer. Lipid is a kind of liquid layer and protein is a kind of solid layer. तो जब लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि प्रोटीन्स आर रैंडमली अरेंज्ड इन द lipid layer. Are you getting my point? What is the mode of arrangement? The lipid
is arranged the proteins are arranged randomly in the lipid layer. कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं पे कोई भी प्रोटीन आके अरेंज हो जाएगा. तो ये रैंडम अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मोजेक अरेंजमेंट. तो फ्लूइड में मोजेक का रैंडम अरेंजमेंट है यहाँ पे. सो दिस इज वाई द मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोजेक मॉडल. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द फ्लूइड मोजेक मॉडल मीन्स व्हाट? लिपिड इज लिक्विड एंड प्रोटीन इज रैंडमली अरेंज्ड इन दैट लिक्विड. सो फ्लूइड इज लिक्विड, लिपिड, mosaic. So mosaic means protein. So proteins are randomly arranged in the liquid, that is in the lipid. So that is why the model is referred as the fluid mosaic model, random arrangement of the protein in the liquid. देखने में कुछ ऐसा समझ में आता है, कुछ इसको एज्यूम इस तरीके से कर सकते हैं कि देयर इज अ ओशियन फ्लोइंग, और उस ओशियन में the iceberg of proteins are floating thereon. So that is why the proteins and lipid relationship in the plasma membrane model may be stated as the proteins as iceberg in the sea of lipid. Major structure is lipid, liquid, और उसमें iceberg of the proteins are floating there. Are you getting my point? Relationship of the protein and lipid in the plasma membrane can be stated as proteins as iceberg in the ocean of lipid. Proteins as iceberg in the ocean of lipid. So this is what the point. Moving on to the next, the proteins whatever is present in the plasma membrane structure, they are of two types. पहला कहलाता है पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. दूसरा कहलाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. व्हाटएवर द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, दे आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट इन द lipid bilayer. They are of two type. One is peripheral protein or extrinsic protein, and second one is intrinsic protein or integral protein. Peripheral protein loosely arranged होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ अटैच होंगे. So they are loosely arranged and attached on the both the surface of the lipid bilayer. And remember, these are loosely arranged means these proteins can easily be segregated or taken out from the surface of the bilipid. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है. सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन. इंट्रिंसिक अंदर धसे हुए होते हैं इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर. एक्सट्रिंसिक लूजली अरेंज टू द लिपिड बाइलेयर. इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन डीपली इम्बेडेड इनटू द लिपिड बाइलेयर. और जब ये डीपली इम्बेडेड होते हैं तो यहाँ पे भी दो तरीके का अरेंजमेंट इनका देखने में आता है. वन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिस इंट्रिंसिक अरेंजमेंट, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रांस इंट्रिंसिक अरेंजमेंट. सिस इंट्रिंसिक अरेंजमेंट का मतलब होता है when the protein molecules are embedded partially into the lipid bilayer, then they are called as cis intrinsic. केवल half part of the or partial part of the protein is embedded, then this is called as cis intrinsic. Trans intrinsic, the complete protein molecules are present therein, or they are making a complete passage around the lipid bilayer. So across the lipid bilayer अगर present है तो trans intrinsic कहलाएंगे, और partially embedded है तो वो cis intrinsic कहलाएंगे. ध्यान रखने की बात है, the part of the protein molecule which falls in between the lipid bilayer is called as domain. So just try to understand with the help of diagram. कोई specific diagram नहीं बनता, random diagram है, everything is random. That is why this is called as fluid mosaic model. बस ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है. सो फास्फोलिपिड लेयर इज द मेजर लेयर. फास्फोलिपिड लेयर अरेंज होगी और बाई लेयर के फॉर्म में होगी, वन लेयर एंड टू लेयर. और यहाँ पे भी अरेंजमेंट वैसे ही होगा, हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर की तरफ, हाइड्रोफोबिक टेल्स बीच में. तो हाइड्रोफोबिक टेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक टेल्स प्रोटीन्स की तरफ या पेरिफेरल लेयर पे जाएंगे. प्रोटीन्स का अरेंजमेंट दो तरीके से होगा. दीज आर द प्रोटीन्स विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड लूजली अरेंज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, एंड सम प्रोटीन्स आर देयर दोज आर प्रेजेंट इनसाइड एम्बेडेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन. जैसे ये और ये एम्बेडेड इनटू द सेल फास्फोलिपिड लेयर. तो जो आधा अरेंज है, पार्सली इम्बेडेड है, उसको अपन कहते हैं सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन. व्हाइल सम ऑफ द प्रोटीन्स अरेंज्ड और सम ऑफ द प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द बाइलिपिड लेयर एंड दे क्रॉस द एंटायर बाइलिपिड लेयर, तो उनको अपन कहते हैं ट्रांस. ये पूरी तरीके से बाइलिपिड लेयर को या फास्फोलिपिड लेयर को क्रॉस कर रहे हैं. और जहाँ पे ये अरेंज होते हैं तो ये चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. जहाँ कहीं भी प्रोटीन्स अरेंज होंगे वो चैनल्स का फॉर्मेशन करेंगे. 7 to 10 एंगस्ट्रॉम का जो चैनल हम पढ़ के आए हैं, दैट 7 to 10 एंगस्ट्रॉम चैनल विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन. एंड दीज प्रोटीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. विल सी द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इन द फर्दर लेक्चर्स, जहाँ पे हम देखेंगे दीज प्रोटीन्स मे बी
वर्किंग एज द कैरियर, और कैरियर के फॉर्म में काम करने के कारण दे आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो दिस इज व्हाट फॉस्फोलिपिड लेयर, सिस इंट्रिंसिक, ट्रांस इंट्रिंसिक, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. और ये वाला पोर्शन जो बीचों बीच है फास्फोलिपिड के, यहाँ पे ये फास्फोलिपिड के बीच में है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज डोमेन. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ध्यान रखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज नॉट ओनली एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर, it is explaining the function also, it is explaining the dynamicity also, it is explaining the flexibility also, it is explaining the movement of molecule also. So moving on to the next point regarding the plasma membrane structure. Dear students, जैसे मैंने पहले भी बताया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, and here it is also observed the cholesterol is also present in the plasma membrane along with the phospholipid and the protein layers. कोलेस्ट्रॉल का काम उस समय मैंने बताया था. हियर आल्सो द इन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट एंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो फाउंड टू द यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोइंग टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. But in prokaryotic cell the cholesterol is not present. Cholesterol is absent in prokaryotic cells plasma membrane. तो on such situation the stability has been provided by hoponides. ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है. The cholesterol is present only in eukaryotic plasma membrane to provide stability, but in prokaryotic plasma membrane the cholesterol is absent. So instead of cholesterol the hoponide is there, that is going to provide stability to the plasma membrane. My dear child, we all are the researchers, we all are the science scholars, we all are believing in the concept only when we get evidences regarding that. हमने ये मान लिया the plasma membranes fluid mosaic model is universally accepted model, but what is the evidence in favor of that? कैसे हम ये माने कि plasma membrane का fluid mosaic model ही the best model है that is going to explain the structure of plasma membrane? तो उसको evidence के लिए बहुत important question AIPMT के level का question है, that you have to go with that. उसको समझाने के लिए कि दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन बेस्ट बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. द फ्रिज फ्रैक्चर कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय डी ब्रैंटन. द फ्रिज फ्रैक्चर मॉडल इज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोवाइड अस प्रैक्टिकल सपोर्टिंग एविडेंस regarding the fluid mosaic model of plasma membrane, so on that situation the D Brantons presented a freeze fracture model of plasma membrane. फ्रीज फ्रैक्चर मॉडल दो वर्ड से बना हुआ है, फ्रीज और फ्रैक्चर. फ्रीज का मतलब ठंडा करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत लेस टेम्परेचर पे लेके जाना, और जब हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है, और टूटने के बाद में हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे दो अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाती है. दोज लेयर्स आर कॉल्ड एज लीफलेट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज फ्रीज फ्रैक्चर? बहुत लेस टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके जाना, और लेस टेम्परेचर पे लेके जाने पे व्हेन वी आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वो दो अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाती हैं, एंड टू लेयर्स आर कॉल्ड एज लीफलेट्स. दो लीफलेट में बढ़ जाएगी. वन लीफलेट इज कॉल्ड एज ई लीफलेट एंड वन इज कॉल्ड एज पी लीफलेट. ई लीफलेट एंड पी लीफलेट. ई लीफलेट का मतलब होता है एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगी, सॉरी बाहर की तरफ होगी, and external half of the plasma membrane. and P leaflet protoplasmic leaflet जो अंदर की तरफ होगी और प्रोटोप्लाज्म की तरफ होगी. so in contact of the जैसे हमने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाई लेयर का है, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, तो यहाँ पे वही हुआ, बीचों बीच पूरा कट गया, आधा हिस्सा निकल के ऊपर की तरफ चला गया. तो अगर टफ होती, रिजिड होती है एज पर द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट तो ये कंडीशन नहीं बन सकती थी, वहाँ पे फिर रैंडम ब्रेकडाउन होता, टुकड़े अलग अलग होते हैं. बट एज पर द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड बाई लेयर अरेंज्ड हियर कि दोनों लेयर एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हैं. तो यहाँ पे दो लीफलेट बनने का कॉन्सेप्ट ही ये है, बनने का मतलब ही ये है कि वहाँ पे दो अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें एक लेयर ऊपर की तरफ और एक लेयर नीचे की तरफ. जो बाहर की तरफ निकल के गई वो कहलाई ई लीफलेट या एक्सोप्लाज्मिक, बाहर की तरफ गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, और दूसरा लेयर विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज पी लीफलेट और प्रोटोप्लाज्मिक लीफलेट. फ्रीज फ्रैक्चर मॉडल बनाने के लिए या फ्रीज फ्रैक्चर तैयार करने के लिए या सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए
द ब्रैंटन हैज़ चूजन द आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और जिस आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, दैट आरबीसी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज घोस्ट आरबीसी। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोस्ट आरबीसी आर द क्लासिक मॉडल और क्लासिक मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। घोस्ट आरबीसी वो स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर है जिसके कारण अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सबसे बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कैसे घोस्ट मिलता है या किस तरीके से, व्हाट इज द घोस्ट आरबीसी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये समझ में आया डी ब्रैंटन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, घोस्ट आरबीसी के ऊपर किया था। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द घोस्ट आरबीसी कैन बी ऑब्टेन। घोस्ट आरबीसी है क्या, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरबीसी हम जानते हैं द सिंपलेस्ट सेल इन द ह्यूमन ब्लड। और क्यों आरबीसी का सिलेक्शन किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी और स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी, बिकॉज द आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। उसके पास में हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है। केवल 3 कंपोनेंट ही होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। दैट इज ओनली 3 कंपोनेंट। नॉन न्यूक्लिएटेड इट इज देयर, सो हीमोग्लोबिन होगा, साथ में साइटोप्लाज्म होगा, एंड थर्ड वन इज द सेल मेम्ब्रेन। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। तो कैसे सेल मेम्ब्रेन निकालते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकालने के लिए हमको हीमोलाइसिस करना पड़ता है। हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ब्लड सेल। Breaking down of the blood cell is called as hemolysis. To obtain the ghost, obtain the cell membrane from the RBC, we have to undergo in the process of hemolysis of RBC. So hemolysis of RBC के लिए अपने को करना क्या होगा, hemolysis का मतलब breaking down of blood cells. तो hemolysis के लिए the human RBC has to be kept in a distilled water. Distilled water means that is a hypotonic solution. जैसे ही अपन RBC को hypotonic solution में डालेंगे तो hemolysis प्रमोट होगी. hemolysis क्यों प्रमोट होगी, we are just going to understand. As we are going to keep it into the distilled water, distilled water is hypotonic in nature, endoosmosis process will be there, and due to the endoosmosis what will happen, the water level inside the RBC will increase, and due to the increased water level inside the RBC, the membranes are not able to retain that much pressure. तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वाटर का, मेम्ब्रेन जब तक झेल सकती है उस प्रेशर को, जब तक वो एब्जॉर्ब कर सकती है उस प्रेशर को, तब तक तो ठीक है. अदरवाइज व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो वो वहाँ पे बर्स्ट हो जाएंगी, रप्चर हो जाएगा आरबीसी. और रप्चर हो जाना, और उससे जैसे ही रप्चर होंगी तो क्या है अंदर वहाँ पे साइटोप्लाज्म और हीमोग्लोबिन. तो जैसे ही रप्चर होगी आरबीसी तो साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन विल कम आउट, और जैसे ही साइटोप्लाज्म और हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज hemolysis. Are you getting my point? Rupturing of RBC will be there, और rupturing of RBC से साइटोप्लाज्म और उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट बाहर आ जाएगा, that is called as hemolysis. जब ये बाहर आ गया तो my dear child you can understand what is left behind, that is the hemolyzed RBC. और hemolyzed RBC में है क्या, only the cell membrane. Are you getting my point? सब कुछ बाहर आ गया. दिस hemolyzed RBC is having only cell membrane. अब इस सेल मेम्ब्रेन को हमको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करना है, रिसर्च मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करना है. बट देयर मे बी अ चांसेस दैट मैनी ऑफ द प्रोटीन्स माइट बी अरेंज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ दैट सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC. तो उसको प्योर सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में लेने के लिए वी नीड टू वॉश इट अगेन एंड अगेन. कई बार उसको वॉश करते हैं, हीमोलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन को कई बार वॉश किया जाता है. आफ्टर वॉशिंग इट फॉर मैनी टाइम वी नीड टू अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जो कुछ भी कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से निकल जाए, एंड ओनली वी मस्ट हैव द सेल मेम्ब्रेन. तो इस समय आफ्टर रिपीटेशन ऑफ द वॉशिंग प्रोसेसेस ओनली सेल मेम्ब्रेन लेफ्ट. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन ड्राइव आउट द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूज डिवाइस, और ये मेम्ब्रेन कहलाती है घोस्ट आरबीसी, बिकॉज यहाँ पे इसकी आत्मा बाहर निकल चुकी है, इसकी लाइफ बाहर निकल चुकी है. आरबीसी की लाइफ क्या थी, साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन. सो लाइफ ऑफ द आरबीसी, द साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन इज रिमूव्ड आउट. ओनली दैट घोस्ट इज रिमेनिंग देयर, ओनली द सोल इज रिमेनिंग देयर. वो स्लाइट येलो कलर की अपीयर होगी, टफ स्ट्रक्चर होगी. दैट स्लाइट येलो कलर टफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज घोस्ट आरबीसी. ओके, सो घोस्ट आर द perfect material for the cell membrane study. Ghosts are the pure sample of the plasma membrane, and ghost concept was given by the Garter and Grandel. The concept of ghost was given by Garter and Grandel in 1925. So this is what about the structure of the plasma membrane that we have completed today. We'll move on to the next lecture when we are there in the next lecture. In the next lecture we'll discuss
about the chemical composition of the plasma membrane, some modification of the plasma membrane. After modification, we'll move on to the functional part or functional importance of the plasma membrane. So till the time, thank you.